नमस्ते प्यारे छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर तनु जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, राजकीय मॉडल डिग्री कॉलेज अरनिया बुलंदशहर से एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज का हमारा विषय है वाटर या जल, जिसे हम एक मुख्य जल को एक मुख्य यट फॉरगॉटन या ओवरलुक्ड न्यूट्रिएंट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह अन्य पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इनकी तरह शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता, वरन ऊर्जा प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखा जाए तो हमारे शरीर के भार का लगभग 50 से लेकर 70% तक हिस्सा जल होता है, और यह जल हमारे शरीर में विभिन्न कंपार्टमेंट में फैला होता है। यह हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका, ऊतक और अंगों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक उपापचयी क्रियाओं में अपनी अपनी अहम भूमिका निभाता है। अगर हम अपने शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं टोटल बॉडी वाटर का, तो हम मान के चलते हैं, सपोज कोई व्यक्ति है जो 65 किलोग्राम का है, तो 65 किलोग्राम का अगर हम 70% निकालते हैं तो 45 लीटर हुआ। वो 45 लीटर हमारे शरीर में जो दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसमें आईसीएफ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में लगभग ईसीएफ कंपार्टमेंट से दुगना जल होता है। तो इस 45 लीटर जल को अगर हम ईसीएफ और आईसीएफ में विभाजित करते हैं तो 15 लीटर ईसीएफ में और आईसीएफ में 30 लीटर हुआ। यह है ईसीएफ। ये भी आगे चलकर दो भागों में, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जिसको हम प्लाज्मा भी कह सकते हैं, उसमें यह 3 लीटर होता है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड अगर हम मान के चलें तो उसका इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड से या प्लाज्मा से लगभग और 4 गुना ज़्यादा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होता है। जल के अगर हम कार्यों पर प्रकाश डालें तो यह एक सबसे बड़ा यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में इसका मेन मुख्य कार्य होता है। यह सभी ऊतकों, फ्लूइड्स, जितने भी जूसेस होते हैं, लिम्स, ब्लड, यूरिन, सभी के लिए एक उत्तम माध्यम के रूप में काम करता है। यह पोषक तत्वों को शरीर से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने में और कोशिकाओं में बने हुए अपशिष्ट पदार्थों को लंग, किडनी या स्किन के माध्यम से शरीर के बाहर निकालने में इसकी अहम भूमिका रहती है। दूसरा, यह एक लुब्रिकेंट या तरल के रूप में भी कार्य करता है, जिससे कि जो हमारे जोड़ होते हैं, हड्डियों के बीच में जो जोड़ होते हैं, उनका मूवमेंट इजी होता है, उसमें हमेशा एक चिकनाई बनी रहती है, और वहाँ कार्टिलेज और बोन के बीच में जो घर्षण होता है उसको कम करने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बहुत सी बायोलॉजिकल रिएक्शंस, उपापचयी क्रियाओं का भाग भी होता है। हमारे शरीर में जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, हाइड्रोलिसिस होती हैं, उनमें वाटर किन्हीं किन्हीं रासायनिक क्रियाओं को शुरू करने में, और कभी कभी ये एक एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में भी बहुत सी क्रियाओं में ये अपना भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह हमारे शरीर में टेम्परेचर रेगुलेटर के रूप में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। जब कभी शरीर का तापमान ज़्यादा हो जाता है तो यह शरीर की एक्स्ट्रा जो एनर्जी या ऊष्मा होती है उसको उस हीट को यह पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, और जब शरीर का तापमान कम हो जाता है तो यह शरीर की ऊष्मा को संचित करने का काम, सुरक्षित करने का काम करता है। इसके अलावा जो हमारा जल है वो बहुत से मिनरल्स का भी एक सोर्स माना गया है, जैसे कि हार्ड वाटर होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, ऐसे ही जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें सोडियम, जिंक आदि
उपस्थित रहता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जितने भी बन रहे हैं, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस पर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनके फलस्वरूप जो भी अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं उन्हें ये किडनी के माध्यम से शरीर के बाहर निकालने का काम भी करता है। अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं हमारे शरीर में, तो ये एज के हिसाब से हमारी एज पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हम एडल्ट में बात करते हैं तो 35 ml पर केजी बॉडी वेट हमें ये समझा जाता है कि इतना इतना जल हमारे को, इतना पानी हमारे को एक दिन भर में लेना चाहिए। ऐसे ही अगर हम बच्चों में देखें तो 50 से 60 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए, और इन्फेंट्स में 150 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। अगर हम एडल्ट्स में देखते हैं तो ये मान के चलते हैं कि प्रतिदिन का 2 से 3 लीटर पानी हर एक इंसान को दिन भर में लेना चाहिए। इसकी रिक्वायरमेंट कब बढ़ जाती है? जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो उसके शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा जब बनती है, वो ऊष्मा उस शरीर से पानी के माध्यम से, पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकलती है। उस अवस्था में हमारे शरीर में पानी और अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करे उसके बाद उसके कुछ समय बाद उसको कुछ ORS या कुछ फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी ले लेना चाहिए, ताकि वो उस पानी की और अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रतिपूर्ति हो जाए। इसी तरह से जब हम बहुत हाई टेम्परेचर में रहते हैं तो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा पसीना निकलता है, जिसको पूरा करने के लिए, जिसकी उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी हमारे को अच्छे से हमारे को उस औसत पानी के अलावा भी ग्रहण कर लेना चाहिए। जब लो ह्यूमिडिटी होती है, हाई एल्टीट्यूड, या जब कोई इंसान हाई फाइबर डाइट लेता है तो उसको पचाने के लिए भी हमें ज़्यादा जल ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाएं ठीक रहें। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर इनटेक। हम किन किन माध्यम से शरीर में पानी ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहला, जो पानी हम प्लेन वाटर या बेवरेज के रूप में या कोई फ्लूइड के रूप में लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्री फॉर्म्ड वाटर। ये लगभग हम 1000 से लेकर 2000 ml तक दिन भर में ऑन एन एवरेज ले लेते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि हम किन क्लाइमेटिक कंडीशंस में रह रहे हैं, या कोई पर्सन कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, उसके अनुसार ये अमाउंट घटता बढ़ता रहता है। अदरवाइज ऐसा समझा जाता है कि अगर हम प्लेन वाटर ले रहे हैं या बेवरेज के फॉर्म में वाटर ले रहे हैं तो वो हम मान के चलते हैं कि 1000 to 2000 ml तक हम ले रहे हैं। दूसरा आता है प्री फॉर्म्ड वाटर इन फूड। जो भी जल हम अपने भोजन के माध्यम से ले रहे हैं, हम दूध के माध्यम से ले रहे हैं, क्योंकि दूध में भी मुख्यतः जल ही होता है। हम जो भी फलों और सब्जियों के माध्यम से ले रहे हैं, क्योंकि उनमें भी हम मान के चलते हैं 80 से 90% तक जो फलों और सब्जियों में जल ही होता है। तो उस तरह के जो भी हमारे को जल खाद्य पदार्थों से या इन कमोडिटीज से मिल रहा है, उसको हम कहते हैं प्रीफॉर्म्ड वाटर इन फूड। तो ये मोस्ट फूड कंटेन्स 50% ऑफ वाटर। तो हम जो भी दाल भी खा रहे हैं या बना करके चावल भी खा रहे हैं, सब्जी के फॉर्म में खा रहे हैं, सैलेड के फॉर्म में खा रहे हैं, रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के फॉर्म में भी खा रहे हैं, तो ये हमारा प्रीफॉर्म्ड वाटर ऑफ फूड कहलाता है, जिसका अमाउंट लगभग 800 to 1000 ml तक है। इसके अलावा एक आता है वाटर ऑफ ऑक्सीडेशन, जो कि हमारा इंटरनल ही प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में। ये कब प्रोड्यूस हो रहा है? जब हमने खाना ग्रहण किया, उसके ऊपर बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं हुई, उसके फलस्वरूप जो जल का निर्माण हुआ वो हमारा कहलाता है वाटर ऑफ ऑक्सीडेशन, जो कि तकरीबन 10% तक होता है, और इसका अमाउंट हम देखें तो 300 to 400 ml आका गया है। वाटर इनटेक के बाद में अब हम बात करते हैं वाटर लॉस की।
वाटर लॉस के भी हमारे शरीर में में 4 सोर्सेज होते हैं। वाटर लॉस हमारे शरीर में किडनीज, स्किन, लंग्स और इंटेस्टाइन के थ्रू होता है। किडनीज में भी हम ये मान के चलते हैं कि जितना भी हम प्लेन वाटर कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे शरीर में एज इट इज़ किडनी के थ्रू यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकल रहा है। इसमें भी 2 तरह के लॉसेस होते हैं, ऑब्लिगेटरी लॉस एंड फैकल्टेटिव लॉस। ऑब्लिगेटरी लॉस जो कि शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं, बेसिकली यूरिया और सोडियम ओवरलोड है, उस पर डिपेंड करता है हमारा ऑब्लिगेटरी लॉस, जो कि लगभग 900 ml तक होता है। फैकल्टेटिव लॉस हमारे शरीर में हमारे प्रतिदिन के वाटर कंजम्पशन के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। इसी तरह स्किन में भी हम 2 तरह के लॉसेस देखते हैं। एक इनसेंसिबल लॉस जो कि कॉन्स्टेंटली हमारे शरीर के रोम छिद्रों से जल बाहर निकलता रहता है, जो कि दिखाई नहीं देता, इसलिए इसे इनविजिबल लॉस भी कहते हैं। और ये निश्चित होता है। जबकि वहीं जो सेंसिबल लॉस होता है, जिसे हम विजिबल लॉस कहते हैं, जो हमारे शरीर में बाहर के कारकों जैसे कि हॉट वेदर क्लाइमेट या एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी, जब हम ज़्यादा योगा एक्सरसाइज कर लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे फिजिकल एक्टिविटी पर, बाहर के क्लाइमेट कंडीशन पर, ज़्यादा गर्मी के अनुसार ये जो सेंसिबल लॉस है, जो विजिबल लॉस है, वो बढ़ जाता है। ये लगभग 800 से 1000 ml तक हमारे स्किन के माध्यम से शरीर से जल बाहर निकलता है। वहीं जब हम लंग्स के माध्यम से सांस अंदर बाहर लेते हैं, तो जो भी हम वायु बाहर छोड़ते हैं उसमें भी कुछ मात्रा में जल होता है, और यह जल लगभग 200 ml तक होता है, जो कि जब शरीर में फेब्राइल कंडीशंस होती हैं, बुखार आ जाता है या शरीर में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, या जब हमारा शरीर ज़्यादा एक्सरसाइज, जब हम एक्स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, ज़्यादा भाग दौड़ वाले काम कर लेते हैं, या कोई हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके अनुसार यह अमाउंट हमारे शरीर में एक्सपायर्ड एयर के थ्रू जल का अमाउंट बढ़ सकता है। इसी तरह से इंटेस्टाइन के थ्रू भी जल बाहर निकलता है। इंटेस्टाइन के माध्यम से जो भी हमारा अपशिष्ट पदार्थ बनता है हमारे शरीर में, जो फीकल मैटर होता है, उसमें भी पानी की मात्रा होती है, जो लगभग 100 से लेकर 200 ml तक आंकी गई है। और जब हमारे शरीर में डायरियल एपिसोड्स बढ़ जाते हैं या डायरिया हो जाता है, लूज स्टूल्स होने लगते हैं, उस कंडीशन में यह इंटेस्टाइन के थ्रू भी जल की मात्रा ज़्यादा हमारे शरीर से वाटर लॉस ज़्यादा होता है। प्री-फॉर्म्ड वाटर फूड हमारा 2000 अप टू 2000 ml तक है, वहीं वाटर फ्रॉम फूड हमारा अप टू 1000 ml तक है। एंड जो भी शरीर में रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, उसके फलस्वरूप हमारा कितना वाटर बन रहा है, 300 टू 400 ml। तो टोटल हम देखते हैं कि 2100 से लेकर के 3400 ml तक हमारा वाटर इनपुट हुआ। वहीं जब हम सोर्सेज ऑफ आउटपुट देखते हैं, तो यूरिन के माध्यम से करीब 1000 टू 2000 ml पानी शरीर से बाहर निकल रहा है। इनसेंसिबल लॉस स्किन के थ्रू 1000 ml तक लॉस हो रहा है, फीसिस के थ्रू 200 ml तक हो रहा है, और लंग्स के थ्रू एक्सपिरेशन में 200 ml तक लॉस हो रहा है। तो टोटल जब हम देखते हैं, तो जितना हमारा इनपुट है उतना ही हमारा आउटपुट भी वाटर का मिलता है। अब ये अगर बैलेंस नहीं बनता किन्हीं कारणों से, या कुछ रीजंस होते हैं, उस वजह से कभी कभी इस वाटर बैलेंस में, इस जल संतुलन में डिस्टरबेंसेस हो जाते हैं। तो जब हमारे शरीर में इनपुट से ज़्यादा आउटपुट हो जाता है, तो शरीर में नेगेटिव वाटर बैलेंस की स्थिति हो जाती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हमारे शरीर में इनएडिक्वेट इनटेक, जब हम जल कम मात्रा में ग्रहण करते हैं, या फिर किसी एबनॉर्मल लॉस के थ्रू हमारी बॉडी में, एबनॉर्मल कंडीशन के थ्रू हमारी बॉडी में वाटर लॉस हो रहा है, लूज स्टूल्स के माध्यम से हो रहा है, या दस्त हो गए, या ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई, उस माध्यम से हो रहा है, तो भी शरीर में डिहाइड्रेशन की स्थिति पैदा हो सकती है। या फिर
जब हमारे शरीर में दूसरी कंडीशन होती है पॉजिटिव वाटर बैलेंस की, जब हमारे शरीर में वाटर इनटेक ज़्यादा हो जाता है और उस हिसाब से आउटपुट नहीं होता। शरीर की कुछ अवस्थाएं होती हैं जब शरीर जल की मात्रा को बाहर नहीं निकाल पाता, तब यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसे हम जनरली ईडिमा कहते हैं। ईडिमा मीन्स स्वेलिंग। शरीर में जब वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, जब वाटर इकट्ठा होने लगता है, उसके साथ साथ अपशिष्ट पदार्थ भी इकट्ठा होने लगते हैं जो कि शरीर से बाहर निकल जाने चाहिए। उनका शरीर में इकट्ठा होना, शरीर की कोशिकाओं में या इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जब वो जल इकट्ठा हो जाता है तो वो हमारे शरीर में एक ईडिमा के रूप में दिखाई देता है बाहरी भाग में, जिसमें शरीर में स्वेलिंग आ जाती है। तो ऐसा कब होता है? जब हमारे शरीर में इनटेक ऑफ फ्लूइड्स ज़्यादा होता है और उनका एक्सक्रीशन किसी कारणवश नहीं हो पाता। तो जब हमारे शरीर में 10% से ज़्यादा वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है तो ईडिमा की कंडीशन आ जाती है। जनरली जब किडनी शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को जल के माध्यम से बाहर नहीं निकाल पाती, तो यह कंडीशन ईडिमा कहलाती है। उम्मीद है बच्चों आपको ये जल के ऊपर संक्षिप्त वीडियो समझ आया होगा और उसी पर ही एक छोटा सा असाइनमेंट है, जिस पर मुझे लगता है अगर आपने समझा होगा वीडियो तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। यह कुछ वेब रिसोर्स और रेफरेंस मटेरियल है, अगर आप इन पर जाकर के देखेंगे तो आपको जल को और अच्छे से समझने में, इसके रोल को समझने में सहायता। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को धैर्यपूर्वक देखने के लिए। नमस्ते।